बांग्लादेश की सियासत में एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है। 17 साल के वनवास के बाद एक शहजादा लौट रहा है। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा तारिक रहमान। कौन है तारिक रहमान? उनके आने से क्या बदलेगा? क्या वो भी बांग्लादेश में मौजूद भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिला लेंगे या उनके मुकाबले खड़े होंगे? इन सब सवालों के जवाब तो अभी नहीं पता। इतना ज़रूर पता है कि उनकी वापसी की तारीख पर अमेरिका और जर्मनी ने अपने दूतावासों को बंद करने का ऐलान किया है। तो बांग्लादेश में 25 दिसंबर को क्या होने वाला है? तारिक रहमान की वापसी और उनका आगे का प्लान क्या है? नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Vari Solar and Sensodent K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। Sensodent toothpaste for sensitive teeth. पहले कुछ अपडेट्स आपको देते हैं। तस्वीरें देखिए। 23 नवंबर की सुबह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर पहुंचे। गुस्सा बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की लिंचिंग को लेकर था। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, जगह जगह बैरिकेड लगाए, लेकिन प्रदर्शनकारी हाई कमीशन के दरवाजे तक जाने को आमादा थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पड़ोसी मुल्क के हालात पर भारत में लोगों का सब्र अब जवाब देने लगा है। विरोध सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। कोलकाता, हैदराबाद, नागपुर और भोपाल में भी प्रदर्शन देखे गए। इस दौरान यूनुस का पुतला जलाया गया, उनकी तस्वीर पर जूतों की माला पहनाई गई और दीपू दास के लिए न्याय की मांग उठी। इन प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश ने सवाल उठाए, अपने दूतावास की सुरक्षा पर चिंता जताई। बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को तलब किया। उन्हें निर्देश दिया गया कि सभी दूतावासों और संबंधित ठिकानों की सुरक्षा और कड़ी की जाए। तो ये अपडेट्स की बात हुई। इन सब पर और भारत बांग्लादेश संबंधों पर हमने आज के ललन टॉप शो में विस्तार से बात की है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। फिलहाल दुनियादारी में हमारा फोकस उन मुद्दों पर रहेगा जिनकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि कोई मामूली चुनाव नहीं है, 15 साल पुराने सिस्टम का अंतिम संस्कार है और एक ऐसे गणतंत्र, एक ऐसे रिपब्लिक का जन्म है जो भारत को अपना दुश्मन मानेगा। तारीख याद कर लीजिए, 12 फरवरी 2026। जैसे जैसे बांग्लादेश इस तारीख की ओर बढ़ रहा है, ढाका, चटगांव और राजशाही की सड़कों पर हिंसा बढ़ती जा रही है। विचारधारा की जंग छिड़ी हुई है और इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। तो ऐसा क्या है इस चुनाव में? इसके तार मौजूदा हिंसा से कैसे जुड़े हैं और ये इतना ज़रूरी क्यों है? समझने के लिए हमें बांग्लादेश की राजनीति की एक पुरानी बीमारी को समझना होगा। जानकार इसे विनर टेक्स ऑल की बीमारी कहते हैं। 1971 से ही बांग्लादेश की नियति जीतने वाले के नक्शे कदम पर चलती रही है। जो जीतता है वो सब कुछ ले जाता है, जो हारता है उसे जेल की कोठरी देखनी पड़ सकती है, देश से भागना पड़ सकता है या फिर उसकी कब्र भी खोद सकती है। कहानी शुरू होती है 1975 से। इस बरस शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। उन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद वो देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, लेकिन उनके राज में हालात बिगड़ गए थे। युद्ध की वजह से खजाना खाली था, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार फैल रहा था। 1972 में मुजीब ने विद्रोह रोकने के लिए रखी वाहिनी नाम की एक फोर्स बनाई, लेकिन उस फोर्स पर ही हत्या और रेप के इल्जाम लगे। जनता का मोहभंग उनसे होने लगा। फिर तारीख आई 14 अगस्त 1975। बांग्लादेश की फौज के कुछ बागी अफसरों ने मुजीब और उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या कर दी। किस्मत से उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रिहाना उस वक्त जर्मनी में थीं। इसके बाद सत्ता जियाउर रहमान के हाथ में आई। अगले दशक में देश ने एक और सैन्य शासक देखा। हुसैन मोहम्मद इरशाद के हाथ में सत्ता गई। इन दोनों सैन्य शासकों ने एक ही एजेंडा चलाया, अवामी लीग का नामो निशान मिटा दो। उन्होंने उन ताकतों को वापस जिंदा किया जो 1971 में आज़ादी के खिलाफ थी, ताकि अवामी लीग की लोकप्रियता को टक्कर दी जा सके। लेकिन 1990 के दशक के आखिर तक इरशाद के खिलाफ माहौल बनने लगा था। तब एक दिलचस्प वाकया हुआ। 2 जानी दुश्मन एक साथ आ गईं। शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों ने मिलकर के इरशाद को गद्दी से उतार फेंका। लेकिन ये दोस्ती बस मतलब भर की थी। दोनों जब ताकतवर हुई तो 1991 से एक नया दौर शुरू हुआ जिसे बेगमों की जंग कहा जाता है, बैटल ऑफ द बेगम्स। एक ही ढर्रा था, जो गद्दी पर बैठेगा वो सामने वाले का धंधा बंद करवा देगा। 1991 में खालिदा जिया जीती, 1996 में हसीना जीती, 2001 में फिर खालिदा जिया जीत गई।
हर जीत के साथ बदले की भावना और भड़कती गई। 2006 आते आते सड़कों पर खून खराबा शुरू हो गया था। जब नेताओं से बात नहीं संभली तो फौज ने कहा कि अब हम संभालेंगे। 2007 में इमरजेंसी लगा दी गई और हसीना खालिदा दोनों को जेल में डाल दिया गया। फिर 2008 में चुनाव हुए। शेख हसीना ने ऐसी वापसी की कि अगले 15 साल तक गद्दी पर बनी रहीं। इस दौरान जमात के नेताओं को फांसी हुई। 2018 में खालिदा जिया जेल गई, लेकिन वक्त का पहिया घूमा और अगस्त 2024 में बाजी पलट गई। आज अवामी लीग के दफ्तर जल रहे हैं और नेता अपनी जान बचाने के लिए छिप रहे हैं। आज के हालात देखकर 2001 का एक खौफनाक मंजर याद आता है। उस साल बीएनपी और जमात का गठबंधन जीता था। उन्होंने अवामी लीग के समर्थकों और खासतौर पर हिंदुओं पर कहर बरपा दिया था। उस दौर की दरिंदगी की गवाह पूर्णिमा रानी शील हैं। अक्टूबर 2001 की बात है। ढाका से 100 किलोमीटर दूर सिराजगंज शहर में बीएनपी और जमात से जुड़े लोगों ने 12 साल की पूर्णिमा का गैंगरेप किया, लेकिन पूर्णिमा को इंसाफ के लिए सालों इंतजार करना पड़ा। 2009 में जब अवामी लीग की सरकार वापस आई तब जाकर पुलिस की नींद टूटी। 2011 में 11 लोगों को फांसी दी गई, लेकिन आधे मुजरिम आज भी फरार हैं। ये बताता है कि बांग्लादेश में न्याय सबूतों से नहीं बल्कि इस बात से तय होता है कि गद्दी पर कौन बैठा है। दिक्कत यह है कि आज भी बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत और अवामी लीग के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। विनर टेक्स ऑल वाली मानसिकता अब सनक में बदल गई है। बीएनपी और जमात फिर से सत्ता की दहलीज पर हैं। फरवरी 2026 में चुनाव होने हैं। सबसे बड़ा दांव किसका लगा है? बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का 17 साल से वनवास चल रहा है और उन्हें अब लग रहा है कि अब उनकी राज करने की बारी है। इस वापसी का चेहरा कौन है? तारिक रहमान। कौन है तारिक रहमान? बांग्लादेश की सियासत के दो सबसे बड़े चेहरों के बेटे हैं। उनके पिता पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान थे और मां पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया। पिछले 17 साल से वो लंदन में खुद की मर्जी से वनवास काट रहे थे। इनका पिछला रिकॉर्ड काफी विवादित रहा है। 2004 में अवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड हमला हुआ था। इसमें 24 लोग मारे गए थे और शेख हसीना बाल बाल बची थी। 2018 में कोर्ट ने तारिक को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उस वक्त कहा गया कि यह हमला सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल करके करवाया गया। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो पुराने लोग हैं उन्हें तारिक रहमान का नाम सुनते ही एक इमारत याद आती है, हवा भवन। कहा जाता है कि 2001 से 2006 के बीच जब बीएनपी की सरकार थी तो प्रधानमंत्री कार्यालय से ज्यादा ताकत इस हवा भवन में थी। ये तारिक रहमान का ऑफिस था। आरोप लगते थे कि देश का कोई भी ठेका यहाँ चढ़ावा चढ़ाए बिना पास नहीं होता था। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून ने अपने एक लेख में उन्हें डार्क प्रिंस तक कह दिया था। आरोप लगे थे कि 2001 से 2006 के बीच जब उनकी मां की सरकार थी तब तारिक ने जमकर भ्रष्टाचार किया। अमेरिकी दूतावास के पुराने दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने अवैध तरीके से करोड़ों डॉलर जमा किए थे। 2007 में सेना समर्थित सरकार के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि हिरासत में उन्हें टॉर्चर किया गया, जिससे वो बीमार पड़ गए और फिर इलाज के बहाने वो लंदन चले गए और वापस नहीं लौटे। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरते ही तारिक की किस्मत बदल गई। उनके खिलाफ चल रहे 84 मुकदमे वापस ले लिए गए हैं, चाहे वो ग्रेनेड हमले का केस हो या मनी लॉन्ड्रिंग का। अब वो कानून की नज़र में एकदम बेदाग हो गए हैं। इसी महीने लंदन में एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि मैं अपने देश लौट रहा हूं और उसके लिए मुझे आपकी दुआएं चाहिए। तो तारीख तय हो गई है 25 दिसंबर। क्या गजब की तारीख चुनी है। क्रिसमस का दिन देश के लिए उनका तथाकथित मसीहा लौट रहा है। उनकी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि उनके स्वागत के लिए 50 लाख लोग सड़कों पर उतरेंगे। इसके बाद बांग्लादेश में जर्मनी के दूतावास ने कहा कि 24 और 25 दिसंबर को दफ्तर उनका बंद रहेगा। वहीं ढाका में अमेरिका के दूतावास से भी 25 दिसंबर के लिए एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कहा है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की वापसी के मौके पर 25 दिसंबर को सुबह 11:45 बजे से एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। इस वजह से भारी जाम की आशंका है। इस दौरान ढाका या उसके आसपास यात्रा करने वालों को एक्स्ट्रा समय लेकर चलना चाहिए और आयोजन वाले रास्तों से बचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट की दो मंशा हो सकती है। पहली मंशा हो सकती है कि वो पूरा जो डिबेट है, जो पूरा नैरेटिव है, अभी तक एंटी हसीना एक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ था, तो एंटी हसीना नैरेटिव का जो सबसे बड़ा फायदा हो रहा था वो बीएनपी को हो रहा था। और ये बात कहीं भी जा रही थी कि अगर बीएनपी चुनाव लड़ती है और अभी चुनाव हो जाते हैं तो बीएनपी सरकार बना लेगी। लेकिन मुझे लगता है तारिक रहमान के आने से एक नया नैरेटिव क्रिएट होगा, और वो नया नैरेटिव क्रिएट होगा कि बीएनपी से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तारिक रहमान बहुत करप्ट आदमी है और पूरा एक तरीके से जिस तरीके से केओस
क्रिएट किया हुआ था और ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी क्रिएट की गई थी बांग्लादेश में 2001 से 6, तो वापस से अगर तारिक रहमान अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं और बीएनपी सत्ता में आती है और वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बांग्लादेश में वो 2001 से 2006 के हालात हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार उस स्थिति का फायदा उठा के, इंटरिम गवर्नमेंट, एनसीपी और जमात इस्लाम उस स्थिति का फायदा उठा के पोलराइजेशन जमात और एनसीपी से बीएनपी के साथ पोलराइजेशन करने का एक प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है एक मंशा उनकी ये हो। और दूसरा ये है कि ये भी बात है कि चुनाव को इंक्लूसिव बनाने के लिए भी तारिक रहमान और बीएनपी को एक तरीके का एक स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि अवामी लीग को ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। आज भी अगर अवामी लीग को अगर पार्टिसिपेट किया जाए तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा प्रदर्शन अवामी लीग बांग्लादेश में करेगी, जो कि कई सर्वे भी आए हैं और लगभग 70%, एक अखबार का सर्वे था कि 70% लोगों ने ये कहा कि अवामी लीग को चुनाव में पार्टिसिपेट करने दिया जाए। और वैसे भी न्यूट्रली भी जो पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखते हैं तो अवामी लीग लगभग 30% के पर स्टैंड कर रही है आज भी बांग्लादेश में। तो उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिकली तारिक रहमान और बीएनपी को एक स्पेस दिया जा रहा है ताकि चुनाव थोड़ा इंक्लूसिव दिखे और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से भी लेजिटिमेसी हो। भारत को लेकर तारिक के ख्याल कैसे हैं? सवाल अब ये है। भारत के लिए सार्वजनिक तौर पर तारिक बहुत संभल कर बोलते रहे हैं अब तक। वो कहते हैं कि हमें भारत के साथ काम करना है, लेकिन 2026 के चुनाव में दो नई ताकतें भी मैदान में हैं। एक तरफ है नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी और दूसरी तरफ है जमात इस्लामी। फरवरी 2025 में एनसीपी की स्थापना हुई। ये वही छात्र नेता हैं जिन्होंने हसीना के खिलाफ प्रदर्शनों को लीड किया था। इसके नेता नाहिद इस्लाम और अख्तर हुसैन हैं। इनका कहना है कि हमें पुराने मॉडल से इतर एक नया बांग्लादेश चाहिए। ये मानते हैं कि 1971 का सिस्टम फेल हो चुका है क्योंकि उसमें तानाशाही के बीज थे। हमें संविधान ही नया चाहिए, ये लोग कहते हैं, जो जुलाई की क्रांति को सही ठहराए। इनकी सबसे बड़ी ताकत सड़क है। हजारों छात्र सड़क पर उतर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस इनके कब्जे में है, लेकिन कमजोरी ये है कि ढाका के बाहर गांवों में इनका संगठन कमजोर है। जानकार कहते हैं कि शायद ज्यादा सीटें ना जीत पाएं, लेकिन ये बीएनपी का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। इस चुनाव का डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम है जमात इस्लामी। एक दशक तक बैन रहने के बाद ये पार्टी फिर खड़ी हो गई है। जमात अब युवाओं को लुभा रही है। इनका छात्र संगठन छात्र शिविर बहुत एक्टिव है। 2024 प्रदर्शनों के दौरान दिमाग एनसीपी का था, लेकिन मसल पावर छात्र शिविर की थी। लेकिन अब इन दोनों में खटपट शुरू हो गई है। कैंपस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, क्योंकि एनसीपी की सोच थोड़ी अलग है और जमात एकदम कट्टर इस्लामी एजेंडा चाहती है। तो तारीख तय हो चुकी है 12 फरवरी 2026। इस दिन बांग्लादेश के करीब 13 करोड़ लोग अपनी अगली सरकार चुनेंगे। उसे चुनने के लिए वोट करेंगे और साथ ही उस जुलाई चार्टर पर भी ठप्पा लगाएंगे जो देश का संविधान बदलने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि उस दिन होगा क्या, किसके क्या स्टेक्स हैं? चुनाव जीतने के लिए चल रही राजनीति इस मौजूदा हिंसा से कैसे जुड़ी है? हमने एक्सपर्ट से पूछा। तो फरवरी 2026 में चुनाव तय हुए हैं। अब सवाल आता है कि मोहम्मद यूनुस की जो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी, जो किंग्स पार्टी जिसको कहेंगे, जो स्टूडेंट मूवमेंट, एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट जो हुआ स्टूडेंट्स का, उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया जिसको कहते हैं नेशनल सिटीजन्स पार्टी, एनसीपी। वो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली उसका जो मास बेस है वो सिर्फ ढाका में ही केंद्रित है। वो बहुत ज़्यादा पैन बांग्लादेश प्रेजेंस नहीं है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं है, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को आप मोटे तौर पे कहिए वही उनका एक इन्फ्लुएंस क्षेत्र है। तो ये बात वो जानते हैं कि अगर चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से उनको कोई बढ़त, कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो और जो दूसरा महत्वपूर्ण दल है जिसको बेसिकली मैं कहूँगा कि पूरी इंटरिम गवर्नमेंट को जिसने हाईजैक किया हुआ है और जो पूरा कंट्रोल मोहम्मद यूनुस और इंटरिम सरकार से अपने हाथ में ले लिया, वो जमात इस्लाम है। और जमात इस्लाम भी कभी भी कोई बहुत बड़ा एक राजनीतिक दल बांग्लादेश में नहीं रहा। इस पक्ष में नहीं है कि बांग्लादेश में बहुत ही एक शांतिपूर्ण तरीके से कोई चुनाव हो और इसमें जो दूसरे जो राजनीतिक दल है, खासकर बीएनपी, इसमें अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो। तो मुझे लगता है कि दो मूड इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तो या तो इस तरीके के हालात बांग्लादेश में पैदा हो जाए कि फरवरी 2026 में चुनाव नहीं हो, या फिर इस तरीके के हालात हो जाए कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव और इलेक्टोरल जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए और इतना इस तरीके का मैनिपुलेशंस और रिगिंग करे कि जमात इस्लाम और एनसीपी एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में
सरकार में आ पाए। तो वो दोनों ही गणित में ये सब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। यानी शेख हसीना के जाने के बाद दशकों पुरानी दुश्मनी और नफरत बाहर आ गई है। भारत विरोधी ताकतें आज सत्ता के गलियारों में हैं। बीएनपी अपना पुराना राज वापस चाहती है। जमात इस्लामी अपना धार्मिक एजेंडा लागू करना चाहती है। नेशनल सिटीजन पार्टी भी है जिनका अगला कदम किसी को नहीं पता। आगे क्या होगा क्या नहीं, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। बड़ी खबर आज की यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। 20 जनवरी 2029 को अमेरिका में अगला राष्ट्रपति शपथ लेगा, लेकिन उसके पहले ट्रंप ये तय कर चुके होंगे कि देश के हर कोने पर उनका नाम चमकता रहे, क्योंकि ये अब सिर्फ अमेरिका नहीं रहा, ये है ट्रंप अमेरिका। दरअसल 22 दिसंबर को ट्रंप ने एक ऐलान किया, कहा कि अमेरिका को मिलने जा रहे हैं एकदम नए खतरनाक युद्धपोत, मिसाइलें, न्यूक्लियर हथियार, लेजर, सब कुछ इसमें फिट होंगे और इसका नाम होगा ट्रंप क्लास बैटलशिप्स। यानी अब जंग भी ट्रंप ब्रांड में लड़ी जाएगी। अगले साल से दवाइयां मिलेंगी ट्रंप RX के नाम से। माता पिता अपने नवजात बच्चों के लिए खोल सकेंगे ट्रंप अकाउंट्स। अमीर विदेशी खरीद सकेंगे ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा। और व्हाइट हाउस में पार्टी वगैरह के लिए नया बॉलरूम तो बन ही रहा है। अगर उसका नाम ट्रंप पर नहीं रखा गया तो वाकई हैरानी होगी। अब समुद्र पर आते हैं। ट्रंप क्लास जहाज शामिल होंगे एक नई गोल्डन फ्लीट में। जैसे आसमान के लिए है गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड, वैसे ही समुद्र के लिए गोल्डन फ्लीट है। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका एक नए गोल्डन एज में जी रहा है। कहा जा रहा है कि ये जहाज पुराने वालों से ज्यादा तेज, ज्यादा बड़े और पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। शुरुआत 2 युद्धपोतों से होगी, फिर ये संख्या बढ़कर के 25 हो जाएगी। फ्लोरिडा में ट्रंप के मारा-लागो वाले घर से इसकी घोषणा की गई। यहाँ ट्रंप क्लास USS डिफाइंड जहाजों के पोस्टर भी दिखाए गए। इनके अलावा ट्रंप की गोल्डन फ्लीट में हाइपरसोनिक हथियार, हाई पावर लेजर और न्यूक्लियर हथियारों से लैस समुद्री मिसाइलें भी शामिल हैं। ट्रंप ने दावा किया कि वे अमेरिका को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग पावर बनाएंगे और ये पक्का करेंगे कि अमेरिका का बेड़ा दुनिया में सबसे ताकतवर हो। सवाल सिर्फ इतना है कि ये पूरा प्लान अमेरिका फर्स्ट का हिस्सा है या ट्रंप फर्स्ट का। चीन अपने परमाणु हथियार लगातार बढ़ा रहा है। ये बात अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने नए मिसाइल ठिकानों में 100 से ज्यादा लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलें लगा दी हैं। ये ठिकाने चीन और मंगोलिया की सीमा के पास हैं। पहले इन जगहों के बारे में तो जानकारी थी, लेकिन मिसाइलों की संख्या अब सामने आई है। एक रिसर्च संस्था का कहना है कि चीन बहुत तेजी से अपने हथियारों को नया और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। वहीं चीन का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट्स उसे बदनाम करने की कोशिश है। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वे चीन और रूस के साथ परमाणु हथियार कम करने पर बात कर सकते हैं, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि चीन इस तरह की किसी बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चीन हथियार नियंत्रण पर बात नहीं करना चाहता। अमेरिका को चीन की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं है और इसमें बदलाव हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में चीन के पास करीब 600 परमाणु हथियार थे। हाल के वर्षों में ये संख्या थोड़ी धीमी रफ्तार से बढ़ी, लेकिन चीन का परमाणु कार्यक्रम अब भी आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का अनुमान है कि 2030 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं। वहीं चीन का कहना है कि उसकी परमाणु नीति सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए है। दुनियादारी में आज इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।